मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम टॉपिक पे विशेष जो हमने फर्स्ट पार्ट में वायरस के टॉपिक पर जो हमने अभी देखा, आपके परीक्षा से संबंधित टीजीटी पीजीटी अल्टीम जितने प्रश्न बन सकते थे वहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का वर्गीकरण क्यों किया गया, किसके आधार पर किया गया, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो मेन पॉइंट आपका आता है वो है न्यूक्लिक एसिड के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद कौन से ऐसे वायरस है जिसमें कैप्सिड की उपस्थिति होती है, इसके आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया। सिमेट्री के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी है और उस बॉडी में ये जो सिमिलरिटी होती है, अगर किसी भी पॉइंट से किसी बॉडी को हम 20 से डिवाइड करते हैं तो उसमें सिमेट्री के आधार पर भी क्लासिफिकेशन वायरस का किया गया। और वायरस में किस तरीके के एनवेलप मिलते हैं। एनवेलप का मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि लिफाफा की तरह, जैसे कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके आउटर कवरिंग की अगर हम चर्चा करें, वहाँ पे उपस्थिति और एब्सेंस के आधार पर ये इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो मोस्टली चार तरीके का टॉपिक हैं क्लासिफिकेशन के लिए। पहला क्या आधार बनाया गया, न्यूक्लिक एसिड का आधार बनाया गया। उसके बाद कैप्सिड का आधार बनाया गया। उसके बाद क्या बनाया गया, सिमेट्री के आधार पर, प्रेजेंस ऑफ एनवेलप के आधार पर। इन सभी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया किसका, वायरस का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस, देखिए वायरस का जो विशेष टॉपिक है उसमें डीएनए किस में मिलता है। डीएनए वास्तव में जो मिलता है एनिमल में मिलता है। अगर डीएनए की बात करेंगे ये किस में मिलेगा, एनिमल मिलेगा। लेकिन अगर हम आरएनए का हम जिक्र करेंगे तो आरएनए किस में मिलता है, प्लांट में। यह काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न यहाँ से बनता है कि सर जी ये बताइए कि एनिमल में किस टाइप के वायरस मिलते हैं। तो क्या कहेंगे, एनिमल में किस तरीके का क्या जेनेटिक मटेरियल मिलता है, उसमें आपका डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। अगर ट्रिकी थोड़ा माध्यम से देखें, अल्फ़ाबेट को अगर हम ध्यान में देखें तो ए बी सी और डी, अगर डी इस तरीके से हम ध्यान दें तो एनिमल में क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में आरएनए मिलता है। अल्फ़ाबेट में देखिए पी और क्यू आर, मतलब पी के बाद क्या आता है क्यू और क्यू के बाद क्या होता है आर। ये अल्फ़ाबेट में आता है। याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि सर जी पी के बाद क्या आता है, प्लांट में आरएनए होगा। लेकिन अगर हम एनिमल की जिक्र करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डीएनए होगा। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। डीएनए ऐसा कौन सा है ये डीएनए को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है सर जी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दूसरा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। किसमें मिलता है। यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर जी ये बताइए कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इंक्लूडेड होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पर्वो वायरस होता है। पर्वो वायरस पूछा गया है कि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड किस में मिलता है, तो क्या कहेंगे, पर्वो वायरस में कहेंगे। दूसरा सबसे अच्छा प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि 5x174, ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरियोफेज में मिलता है। और बैक्टीरियोफेज में जो नेचर मिलता है 5x174। याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि अगर हम 5 को डिवाइड कर दें, समझ रहे हैं, लाइन अगर हम खींच दें यहाँ पे तो ये क्रॉस हो जाए, मतलब इसका कि सिंगल स्ट्रैंडेड, ध्यान दीजिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। और ये क्या होगा लास्ट में, क्रॉस 174। अगर सिंगल स्टैंडर्ड अगर आए बैक्टीरियोफेज में कन्फ्यूजन हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक आप गोला सा 5 स्ट्रक्चर बना के डिवाइड कर दीजिए तो वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, इस वजह से ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है।
इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बैक्टीरियोफेज M13, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियोफेज M13 भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। ये किस टाइप का है? ये भी सर जी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उसके बाद हम कोलीफेज M13 की चर्चा करेंगे, ये भी किस में मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। तो अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से संबंधित, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, ये यहाँ से अभी तक पूछा गया है। लेकिन अगर हम आगे चर्चा करें डबल स्टैंडर्ड की बात, डबल स्टैंडर्ड का मतलब जब डीएनए डबल होता है, समझ रहे हैं? तो वहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स की अगर हम चर्चा करें, इस स्मॉल पॉक्स में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जो कि स्मॉल पॉक्स के अंतर्गत वेरियोला वायरस भी आता है। उसके बाद चिकन पॉक्स की अगर हम चर्चा करें तो चिकन पॉक्स में भी वर्सेला पाया जाता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षा के ध्यान में रखते हुए। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सर जी स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है किस टाइप का होगा? तो क्या कहेंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। चिकन पॉक्स में भी यही कहानी बनती है कि चिकन पॉक्स में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आगे चलिए, हेपेटाइटिस बी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सर जी हेपेटाइटिस बी किस में आता है? ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस बी किस में आता है? मैं फिर से जोर दे रहा हूँ, हेपेटाइटिस बी किस में होता है? ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आता है। फिर से हम लोग देखते हैं एक बार फिर से, स्मॉल पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी और एडिनो वायरस, ये सभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे की तरफ और हम चलते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और किस किस में मिलने की संभावना है? देखिए कि कॉलीफेज लैम्डा की चर्चा करें, यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। डेहलिया एक प्लांट होता है, वहाँ पे भी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है सर जी, जो जेनेटिक मटेरियल की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ भी क्या मिलता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर शो करता है। चलिए आगे देखिएगा, केवलीफ्लावर, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, केवलीफ्लावर ये वास्तव में क्या है? एक तरीके का प्लांट है जिसमें जो डीएनए पाया जाता है वो भी कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अच्छा, यहाँ तक अभी तक कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बन सकते हैं कि सर जी डीएनए डबल स्टैंडर्ड और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं, वो आपको यहाँ पे परिचय करा दिया गया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिए। ध्यान दीजिएगा, कमेंट करने से आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ये प्लेटफार्म आपके लिए ही है। आप मंगलम परिवार के सदस्य हैं और सदस्य का योगदान ये होता है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों को के साथ में शेयर करें, ताकि हमारा एक विश्वास बढ़ सके आपसे जुड़े हैं। और इस पर जैसे ही ये वायरस का टॉपिक समाप्त होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं हम लोग। आगे की तरफ आरएनए की अगर हम बात करें, जो आरएनए है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आरएनए है ये भी आरएनए डबल सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही फॉर्म में ये भी मिलता है, लेकिन किसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है इसको देखते हैं। पोलियो वायरस, पोलियो में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि अभी तक हमने इसके पहले जब हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए की चर्चा की थी तो वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता था वो बी के फॉर्म होता था, लेकिन यहाँ पे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के फॉर्म में मिलता है। चलिए आगे की और थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डेंगू फीवर की अगर हम बात करें, डेंगू फीवर में भी
ये भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि सर जी सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए मिलता है वो डेंगू के फीवर में, डेंगू में भी वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। चलिए आगे देखते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए की अगर हम चर्चा करें तो इसके सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है ओन्ड ट्यूमर। ध्यान दीजिएगा, ओन्ड ट्यूमर में भी यह डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। राइस ड्वार्फ में भी ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। ये बहुत ही कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और संभावना ये बनती है कि यहाँ से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए खासकर टॉपिक वायरस, ध्यान दीजिए कि एक प्रश्न यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको एक एक चीज़ को समझना होगा और सीखना होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम ये बात करें कि सर जी जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंतर्गत और कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंतर्गत इन्फ्लुएंजा भी आता है, रैबिस या हाइड्रोफोबिया भी आता है। ये इस तरीके का वायरस है कि जब किसी व्यक्ति को कुत्ता डॉगी के काटने से क्या होता है, रैबिस या हाइड्रोफोबिया वायरस का इन्फेक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। एड्स में भी इसी टाइप का मिलता है HTLV। ये पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, HTLV किससे संबंधित है, तो क्या कहेंगे, एड्स से संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा, राउस सार्कोमा होता है। क्या होता है, राउस सार्कोमा एक तरीके का वायरस है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, टोबैको मोजाइक वायरस भी इसी टाइप का है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंतर्गत आता है। राइनो वायरस होता है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी है और आ भी सकता है, इसलिए आप नोट भी करते चलिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे की चलते हैं कि सर जी रिट्रो क्या होता है, रिट्रो वायरस क्या होता है। रिट्रो वायरस का मतलब ये होता है कि टर्निंग बैक, मतलब ये क्या करता है कि अपने को फिर से पीछे की तरफ लेके जाता है। कैसे लेके जाता है, देखिएगा, अगर ये वायरस है तो सीधी सी बात है, अगर इसमें जो जीन होगा, जीन के अंदर जो आरएनए मिलता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, और वहाँ पे जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है। आरएनए से जब यह डीएनए में चेंज होता है तो वहाँ पे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। वह एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए को कन्वर्ट करता है किसमें, डीएनए में। चलिए इसके बाद टेमिन एक साइंटिस्ट थे, इनको क्या किया गया कि 1975 में 1975 में राउस सार्कोमा के बारे में बताया गया। राउस सार्कोमा एक वायरस है जो कि चिकन पॉक्स में होता है, चिकन में होता है, कैंसर के लिए वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद इसी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज हुई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ होस्ट के आधार पर वायरस का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिएगा, अगर हम बायोलॉजी को अगर हम तोड़ के समझते हैं तो सर जी बहुत अच्छे से ही ये समझ में आएगा आपके। चलिए देखते हैं क्या है कि अगर हम जू फेज की बात करें, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। एक ऐसा वायरस जो कि एनिमल पे अटैक करता है उसे क्या कहते हैं, जू फेज कहते हैं। फाइटोफेज की अगर हम बात करें तो फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। बैक्टीरियोफेज को भी ऐसे ही तोड़ लीजिए, से बैक्टीरिया बनता है। और साइनोफेज से BGA बनता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बनता है। क्यों, क्योंकि एल्गी के ही अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, साइनो फेज के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं साइनो स्टडी कहते हैं, वहाँ पे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गाई से जोड़ते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे का क्या है कि
फाइको का मतलब फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? फंगस का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंतर्गत हम माइको का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम फंगस से संबंधित जो होस्ट होते हैं उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। फाइटोफेजेस क्या होता है? फाइटोफेज एक तरीके का फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट होता है, और प्लांट में ही किसकी खोज की गई थी? टोबैको मोज़ेक वायरस की। और इस टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है और आरएनए होते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे उपस्थित रहती हैं। क्या क्या? प्रोटीन और आरएनए का मिक्सचर होता है। ये इसमें खासकर ये जो जेनेटिक न्यूक्लियोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी उपस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहला ऐसा वायरस था जिसके बारे में खोज किया गया था। ये हम लोग बचपन से क्या 11th और 12th में जब हम लोग पढ़ रहे थे, बचपन का मतलब 11th 12th का जो हमारा बेसिक जहाँ से मेजर पोर्शन स्टार्ट होता है उसी को हम लोग बेसिक मानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे TMV वायरस का जो खोज किया गया था सबसे पहले WM स्टैनले के द्वारा खोज किया गया था, फर्स्ट डिजीज़ डिस्कवर्ड वायरस के। और थोड़ा सा और एक चीज़ देखते हैं वायरस के अंतर्गत। वायरस में जो 95% है, ध्यान दीजिएगा 95% प्रोटीन होता है और आरएनए की मात्रा कितनी होती है? मात्र 5% होता है। कितना होता है? 5%। ये भी आपसे यूनिट पूछा जा सकता है कि सर जी टोबैको मोज़ेक वायरस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो क्या कहेंगे? 95% कहेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आरएनए का जिक्र करें केवल 5% ही मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके हम शेप की चर्चा करें तो कैसा होता है भाई? रॉड के शेप का होता है। कैसा होता है? रॉड के शेप का होता है। और इस रॉड शेप में आरएनए मिलेगा। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसके आवर्टर की जो कवरिंग है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड के प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है? 2130, मतलब 2130 का जो संख्या होती है कैप्सोमियर की संख्या टोबैको मोज़ेक वायरस में 2130 का नंबर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिएगा, इसी कैप्सोमियर में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिंगल पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड एक ऐसा चैन होता है जिसमें कई तरीके के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जुड़ के एक चैन बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन। चलिए, और इसी पॉलीपेप्टाइड चैन के अंतर्गत जो अमीनो एसिड होता है इनकी संख्या जो है 158 होती है। कितनी होती है? 158 होती है। खासकर अमीनो एसिड की संख्या पूछा जा सकता है, आपके परीक्षा में यहाँ तक भी पूछा भी गया है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। बैक्टीरियोफेज, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बैक्टीरिया की हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा फेज का मतलब अगर हम कहें वायरस होता है, एक ऐसा वायरस जो क्या करता है भाई? बैक्टीरिया को ही खा जाता है, जिसे हम बैक्टीरिया ईटर के भी नाम से जानते हैं या बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन होता है जिसमें DNA प्लस प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है टैडपोल की तरह होता है। टैडपोल के मतलब बहुत अच्छा फिगर नहीं बन पाया है, लेकिन आपके समझने के लिए स्ट्रक्चर बन गया है। देख लीजिएगा कि अगर टैडपोल की बात करें तो ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा,
इसके अंतर्गत जो बीच में हेड, जो सबसे ऊपरी वाला पोर्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं सर जी? हेड कहते हैं। और हेड की नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कॉलर कहते हैं। और यहीं से ठीक इसी के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे हम नेक कहते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पे टेल होता है, और उसी टेल के साथ क्या जुड़ा रहता है? बेसल प्लेट जुड़े रहते हैं। क्या जुड़ा रहता है? बेसल प्लेट जुड़ा रहता है। और उसी के नीचे टेल होता है। और इनकी संख्या 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इनकी जो संख्या है 5 और 6 की होती है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने जो सीखा कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज से कहाँ से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से इस टाइप के चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमको पता चलेगा कि आप क्या रिप्लाई कर रहे हैं, क्या रिस्पांस दे रहे हैं इस वीडियो के अगेंस्ट में। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। बैक्टीरियोफेज सर जी 2 टाइप से मिलता है, 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? एक होता है वायरुलेंट होता है। क्या होता है? वायरुलेंट होता है। दूसरा जो रीजन होता है वो टेम्परेट रीजन का होता है। वायरुलेंट अगर हम बात करें तो वायरुलेंट का मतलब जहाँ पे वायरस उपस्थित होता है। कहाँ पे? जो बैक्टीरियल जो होस्ट सेल होता है वहाँ पे बैक्टीरिया उपस्थित है, और इसी में ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे लाइसिस कर देते हैं। लाइसिस का मतलब ब्रेक कर देते हैं उस लेयर को जहाँ से इनको बाहर की तरफ निकलना रहता है। दूसरी चीज़ टेम्परेट रीजन क्या होता है? टेम्परेट रीजन एक ऐसा रीजन जहाँ पे उस होस्ट में, ध्यान दीजिएगा, इस होस्ट में इनकी संख्या ज़्यादा होगी, और जैसे ही इनकी संख्या ज़्यादा होगी, क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी, और ये क्या करते हैं? ये वायरस नहीं, ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे वायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये इसको ब्रेक यहाँ पे नहीं होता है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जो शुरू हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोफेज या प्रिमिटिव प्रोफेज कह सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देख लीजिएगा। प्रोफेज की जो अवस्था है किसमें खोजा गया? लैम्डा फेज भी इसको कहते हैं। लैम्डा फेज की खोज कौन किया था? लॉफ और एंडरसन ने 1950 में खोज किया था। कब किया था? 1950 में लॉफ और एंडरसन ने प्रोफेज की खोज की थी। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा, और देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर अगले क्लास में आगे के जो कैरेक्टर हैं वायरस से संबंधित पार्ट 3 में फिर से हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि आप मंगलम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आप एक परिवार हैं। नो डाउट ये एक नया चैनल है, लेकिन कोई शुरुआत बेस से ही होता है, और बेस में आप परिवार हैं, और परिवार का योगदान दे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भरोसा और विश्वास बढ़ सके, और हम आपके लिए इतने ऐसे ही मेहनत करते रहें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।